हेलो दोस्तों, आज फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कक्षा 7वीं पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 दूसरे पाठ का सार, हिमालय की बेटियां पाठ का सार। यह पाठ लेखक नागार्जुन ने लिखा है, जिसमें उन्होंने हिमालय और उससे बहने वाली नदियों के बारे में बताया है। हिमालय से बहने वाली गंगा, यमुना, सतलुज आदि नदियां दूर से लेखक को शांत, गंभीर दिखाई देती हैं। लेखक के मन में इनके प्रति श्रद्धा के भाव थे। जब लेखक ने इन नदियों को हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखा तो उन्हें लगा कि ये तो काफी पतली हैं, जो समतल मैदानों में विशाल दिखाई देती हैं। तो को हिमालय की इन बेटियों की बाल लीलाओं को देखकर आश्चर्य होता है। हिमालय की इन बेटियों का न जाने कौन सा लक्ष्य है जो इस प्रकार से बेचैन होकर बह रही है। नदियां बर्फ की पहाड़ियों में, घाटियों में और चोटियों पर लीलाएं करती हैं। लेखक को लगता है देवदार, चीड़, सरसों, चिनार आदि के जंगलों में पहुंचकर शायद इन नदियों को अपनी बीती बातें याद आ जाती होंगी। सिंधु और ब्रह्मपुत्र दो नदियां हिमालय से निकलकर समुद्र में मिल जाती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में भी लेखक को कोई झिझक नहीं होती। कालिदास के यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था कि बेतवा नदी को प्रेम का विनिमय देते जाना, जिससे पता चलता है कि कालिदास जैसे महान कवि को भी नदियों का सजीव रूप पसंद था। काका कालेकर ने भी नदियों को लोक माता कहा है, लेकिन लेखक इन्हें माता से पहले बेटियों के रूप में देखते हैं। कई कवियों ने इन्हें बहनों के रूप में भी देखा है। लेखक तिब्बत में सतलुज के किनारे पैर लटकाकर बैठने से वे इससे काफी प्रभावित हो गए। तो ये था हिमालय की बेटियां पाठ का सार। आगे इसमें पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, आइए उनके अर्थ पढ़ते हैं। कठिन शब्दों के अर्थ जो कि हिमालय की बेटियां पाठ में दिए गए हैं। संभ्रात, ये इसका अर्थ है सभ्य। कौतूहल, जिज्ञासा। विस्मय, आश्चर्य। बाल लीला, बचपन के खेल। प्रेयसी, प्रेमिका। अत्यधिक्याएं, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। उपत्यकाएं, चोटियां। लीला निकेतन, लीला करने का घर। यक्ष, कालिदास के मेघदूत का मुख्य पात्र। प्रतिदान, वापस। सचेतन, संजीव। मुदित, खुश। खुमारी, नशा। बलिहारी, कुर्बानी। नटी, कोई भूमिका निभाने वाली स्त्री। अनुपम, जिसकी उपमा ना हो। आइए आगे हम पढ़ते हैं इस पाठ का अभ्यास, जिसमें प्रश्न 1 दिया गया है। हमारा पहला प्रश्न है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं। तो इस पाठ में नागार्जुन ने नदियों को निम्नलिखित रूपों में देखा है। तो नदियों को मां मानने की परंपरा काफी पुरानी है, परंतु लेखक नागार्जुन ने नदियों को बेटी, बहन और प्रेयसी के रूप में देखा है। नदियां जब हिमालय पर बहती हैं तो वो हिमालय की बेटियां हैं। उनका स्वभाव बहुत ही नटखट है। कालिदास ने नदी को प्रेयसी के रूप में देखा है तथा नागार्जुन ने सतलुज नदी के लिए बहन शब्द का प्रयोग किया है। आगे इसी पाठ का है हमारा प्रश्न नंबर 2। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली दो बड़ी नदियां हैं। लेखक का मानना है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं में कुछ नहीं है। दया से द्रवित हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होने से ही ये इतनी बड़ी नदियां बनी, जिनको हम महानद कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे
जिस प्रकार माता अपने संतान का पालन पोषण करती है, उसी प्रकार नदियां अपने जल से संसार को तृप्त करती हैं। नदियों से खेतों को सींचा जाता है। इस प्रकार नदियां मानव जन एवं अन्य प्राणियों का पालन करती हैं, अतः नदियों को लोक माता कहना उचित ही है। हमारा प्रश्न नंबर 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, पेड़ पौधों, फलों, घाटियों आदि की प्रशंसा की है। लेख से आगे तो इसमें हमारा प्रश्न दिया गया है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे नदी पर कविता। नदी पर कविता, नदियां नदियां गाती सुंदर गाना, क्यों ना हम उनसे ये सीखें। कल कल करती गीत सुनाती, दिन रात हरदम वो गाती। जात पात धर्म मिटाकर सब जीवों की प्यास बुझाती, बूंद बूंद बारिश का लेकर नदियों से सागर बन जाती। निर्मल शीतल जल धारण कर शीतलता का या पाठ पढ़ाती, चट्टानों से हरदम लड़ती, अपनी राहें खुद वो गढ़ती। कभी न रुकती, कभी न झुकती, कभी न रुकती, कभी न झुकती, अपनी मंजिल तक वो चलती। इस कविता में कवि ने नदी के लोक कल्याणकारी रूप को दिखाया है। नदी हमारा किस प्रकार उपकार करती है, नदी का बांधना अर्थात बांध बनाने से कितना लाभ है, यह हमें इस कविता से पता चलता है। प्रश्न नंबर 3, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? तो हिमालय से निकलने वाली नदियों में बदलाव, प्रकृति की इस अंधी दौड़ में हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां प्रदूषण का शिकार हो गई हैं। गंगा जैसी पवित्र नदी भी आज पवित्र नहीं है। आगे है हमारा प्रश्न नंबर 4, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, जिस प्रकार शरीर में आत्मा होती है, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती और आत्मा सदा पवित्र रहती है, इसी प्रकार हिमालय भी इस पूरे विश्व में अनश्वर एवं पवित्र है, अतः कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। आगे है हमारा प्रश्न, अनुमान और कल्पना। तो इसमें प्रश्न दिया गया है, एक लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। तो इसमें देखिए, नदियां एक बच्चे के समान हमारा पालन पोषण करती हैं, इसलिए हम नदियों को मां कहना चाहेंगे। नदियों के संरक्षण के लिए भारत सरकार अनेक योजनाएं चला रही है, परंतु उनकी योजनाएं पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रही हैं। इसलिए नदियों को प्रदूषित और सूखने से बचाने के लिए हम उनको एकजुट होकर इस पर काम करना चाहेंगे। हमें नदियों के पानी में कूड़ा, कचरा, शवों और मृत जानवरों को नहीं बहाना चाहिए। गंदे नालों में नदी में ना बहाएं। नदी किनारे मलमूत्र त्याग करने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक पदार्थ को नदी में ना छोड़ें। पेंट और केमिकल वाली मूर्तियों को नदियों में विसर्जित ना करें। नदियों को साफ रखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आज प्रत्येक मनुष्य की जिम्मेवारी बनती है कि वह नदियों को बचाएं और उनका संरक्षण करें। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। तो नदियों से होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। सबसे पहले देखिए, नदियां खेतों की सिंचाई करने में मदद करती हैं। नदियां इंसानों से लेकर जानवरों, पक्षियों और जानवरों तक सभी के लिए बेहद फायदेमंद हैं।
नदियों से हमारा जीवन हरा भरा है। नदियों के पानी से हम अपने निजी जीवन के सभी कार्य करते हैं। नदियों के पानी से डैम बनाए जाते हैं और पानी को एकत्रित किया जाता है। नदियां जंगल में रहने वाले जानवरों का सहारा हैं। नदियों में पाई जाने वाली मछलियों को खाद्य पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है। नदियों को पवित्र स्थान भी माना गया है और नदियों की पूजा भी की जाती है। नदियों को मनोरंजन व आनंद के रूप में उपयोग किया जाता है, जैसे बोटिंग, रिवर राफ्टिंग आदि। नदियों के पानी से विद्युत उत्पन्न करने एवं अन्य औद्योगिक कामों के लिए उपयोग में लाया जाता है। नदियां हमारे जीवन का आधार है। नदियों के होने से वातावरण की खूबसूरती बढ़ती है, जिसमें पर्यटकों का रुझान बढ़ता है। नदियों से जीवन में शांति, सुख और पवित्रता की भावना आती है। नदियां मछुआरे, किसान, नाविक आदि अनेक लोगों की आजीविका का साधन है। पानी में रहने वाले अनेक जीवों का घर नदियां हैं। नदियों के कारण ही वहां का आसपास का क्षेत्र उपजाऊ होता है। सदियों से नदियां एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने और आने जाने का माध्यम है। नदी से मिलने वाली मजबूत चट्टानों और रेत का उपयोग मकान, भवन बनाने में किया जाता है। नदियों से हमें कई सारे लाभ मिलते हैं, इसलिए नदियों का हमारे जीवन में होना बहुत आवश्यक है। भाषा की बात। तो आइए हम प्रश्न पढ़ते हैं। अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण जैसे कह दिया है, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। ख, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। अन्य पाठों से ऐसे तुलनात्मक प्रयोग मिलकर कक्षा में सुनाइए और इन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में भी लिखिए। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, पहला, उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। बच्चे ऐसे सुंदर जैसे सोने के संजीव खिलौने, हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे। सचमुच दादी माँ साच स्पष्ट देवी सी लगी। लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। उन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हो। आगे हमारा प्रश्न नंबर 2 है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे क है, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। और ख दिया गया है, काका कालेकर ने नदियों को लोक माता कहा है। पाठ से इसी तरह के कुछ और उदाहरण ढूंढिए। तो इसमें संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये ऐसे खेला करती हैं। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है, जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। उनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी भाव भंगी या उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप। आगे प्रश्न नंबर 3 है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। तो इसमें विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं। संभ्रात है इसका उत्तर। संभ्रात महिला, चंचल नदियां, समतल आंगन, घना आंगन, मूसलाधार वर्षा। आगे इसमें प्रश्न 4 है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर
वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखिए। तो द्वंद्व समास के उदाहरण, छोटी, बड़ी, दुबली, पतली, सास ससुर, राम सीता, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, भाव भंगी। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दीन, भाववाचक संज्ञा। तो इसी तरह कुछ और शब्द भी हैं जो इस पाठ में आए हुए हैं, जैसे नब, नब से बन गया हमारा वन, ये है हमारी जातिवाचक संज्ञा। आगे है धारा, धारा से बना राधा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नामी, नामी से बना हमारा मीना, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाता, जाता से ताजा, भाववाचक संज्ञा। राम, मरा, भाववाचक संज्ञा। तप, पत, भाववाचक संज्ञा। राज से बना जरा और भाववाचक संज्ञा। राही, हीरा, द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे हमारा प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए। तो ये हमें कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें इनके अन्य रूप लिखने हैं। जैसे ऊपर दिया गया था, तो सतलुज को हम सतद्रुम बोलेंगे। रोपड़, रूपपुर। झेलम, बितस्ता। चिनाब, बिपाशा। अजमेर, अजमेरू। बनारस, वाराणसी। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। तो उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात ना आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। तो ये दिए गए हैं हमें वाक्य और उनका विश्लेषण। जैसे पहला हमारा वाक्य है, बापू को कौन नहीं जानता। विश्लेषण, हर कोई बापू को जानता है। वाक्य है, उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो। विश्लेषण, शायद उन्हें घटना की जानकारी ना हो। आगे है हमारा वाक्य, उन्हें शायद ही इस बात पर विश्वास हो। विश्लेषण, उन्हें शायद इस बात पर विश्वास ना हो। हर कौन नहीं जानता। विश्लेषण, हर कोई उन्हें जानता है। वे शायद ही यह काम पूरा करे। विश्लेषण में हम लिखेंगे, वे शायद यह काम पूरा ना करें।